हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा का पति बहुत अमीर था, इसीलिए उसे और उसकी 5 बेटियों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। वो हर चीज अपनी मर्जी से करती थी। राधा भी अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखती। राधा की 3 बेटियां बहुत ही घमंडी थी, जिन्हें अपने पैसे पर बहुत गुरूर था। लेकिन उसकी 2 बेटियां इससे बिल्कुल ही अलग थी। उन्हें पैसे के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हर काम बहुत सोच समझ कर करती। एक दिन जब 5 बहनें साथ बैठी थी, तो नीलम कहती है, मैं क्या कह रही थी, मेरी एक दोस्त की शादी है तो मुझे शॉपिंग पर जाना है। तुम सभी चलो मेरे साथ। अरे नेकी और पूछ, मैं तो हमेशा रेडी हूँ शॉपिंग पे जाने के लिए। बताओ कब जाना है? हाँ, मुझे भी जाना है। कल जो मैं कपड़े लाई थी ना, वो मैंने पहन लिए हैं। 1 बार 2 बार, अब और नहीं पहनना चाहती। कुछ और लेकर आना है। लेकिन नीलम, रीना, सोनम, अभी कुछ समय पहले ही तो तुम तीनों कपड़े लेकर आई थी, अब फिर से जा रही हो। और जो पहले के कपड़े हैं उन्हें कौन पहनेगा? हाँ सोनम, तुम ये बताओ, एक दिन पहने हुए कपड़े क्या दोबारा नहीं पहने जाते? तुम्हें मेरे कपड़ों से क्या परेशानी है? हमारे बाप की दौलत है, हम कैसे भी पैसे खर्च करें, उससे तुम्हें क्या? और हाँ प्रीति, तुम छोटी हो तो छोटी बन के रहो, बड़ी बहनों के बीच में मत बोलो और जाओ अपना काम करो। रीना, अगर वो तुम्हारे पापा की दौलत है तो हमारे पापा की भी है। हम ऐसे तुम्हें फिजूल खर्च करके पैसे उड़ाने नहीं देंगे। अरे यार, तुम भी किससे बहस कर रही हो? ये गलती से इस अमीर घर में पैदा हो गई। इन दोनों को तो एक गरीब घर में जन्म लेना चाहिए था। हर चीज में बचत का गुणगान करती रहती हैं। और तुम इनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और शाम को बहुत सारे कपड़े और सामान लेकर आती हैं। तभी उनकी माँ राधा कहती है, आ गई मेरी 3 तितलियां बाप के पैसे उड़ाकर। क्या माँ, अब आपको भी हमारे खर्चों से इतनी दिक्कत होने लगी? आप भी इन दोनों की तरह ताने दे रही हैं। ये ताने तुम्हारी भलाई के लिए हैं, समझे तुम तीनों? जब देखो तब कुछ न कुछ खरीदती रहती हो। आने दो पापा को, तुम उनसे कहकर तुम्हारे सारे खर्च बंद करवा देने हैं मैंने। अरे हमारी प्यारी माँ, आप भी ना बात बात पर अपना बीपी बढ़ाती हो। जस्ट चिल माँ, अपना ये चिल बिल अपने पास रखो और ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखो। ये क्या है माँ? तुम तीनों के लिए लड़के देखे हैं तुम्हारे पापा ने। कोमल और प्रीति अभी छोटी हैं, तो उनकी शादी बाद में करवाएंगे। पहले तुम तीनों की शादी होगी। क्या कहा? शादी? माँ, आपने हमसे पूछे बिना ही शादी के बारे में बात कर ली। हमें अभी शादी नहीं करनी है। हाँ माँ, मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हारे हाँ ना करने से कुछ नहीं होता। शादी वही होगी जहाँ मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे, बस। इतना कहकर अब राधा वहाँ से चली जाती है और तीनों आपस में बातें करती हुई कहती हैं, माँ क्या सोचती है? वो चाहेगी तो हम वहीं शादी करेंगे? कभी नहीं, मैं तो उससे ही शादी करूँगी जिसे मैं पसंद करूँ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे ही शादी करूँगी, बस। ये आप सब क्या कह रही हो? माँ ने अगर आपके लिए लड़के देखे तो कुछ सोच कर ही देखे होंगे। अगर आप सब शादी करने के लिए मना करेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तू चुप कर, हम कोई सामान नहीं है जिसे जब चाहे किसी ने भी उठाकर दे दिया। हम अपनी मर्जी से ही शादी करेंगे, बस। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं और एक दिन तीनों ही अपनी पसंद के 3 अमीर लड़कों से शादी करके आ जाती हैं। पहले तो राधा और उसके पति को बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि लेकिन अमीर होने की वजह से वो उन तीनों को माफ कर देते हैं और तीनों अपनी ससुराल चली जाती हैं। लेकिन अब यहाँ राधा की 2 बेटियां कोमल और प्रीति ही बची थी और राधा उनकी भी शादी के लिए लड़के देख रही थी। इसी बीच एक दिन अचानक राधा का पति आत्महत्या कर लेता है, जिससे सभी हैरान थे। उसके मरने के 2 दिन बाद राधा के घर एक वकील आता है और कुछ लोग आते हैं जो कि उससे कहते हैं, मैडम जी, ये घर आपको खाली करना पड़ेगा। क्या कहा? घर खाली करना पड़ेगा? लेकिन क्यों? हम अपना घर खाली क्यों करेंगे? माफ कीजिए, पर अब ये घर आपका नहीं है, इनका है। आपके पति ने इनसे कर्जा लिया था और वो कर्जा दे नहीं पाए, तो सरकारी तौर पर अब ये घर इनका हो गया है, तो आपको ये घर खाली करना होगा। हे भगवान, क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हम कहाँ जाएंगे? अब इस दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं है हमारा, और बस यही एक घर था रहने के लिए। अब कहाँ जाऊं? ऊपर से 2 जवान बेटियां लेकर।
सुनिए वकील साहब, हम एक एक करके आपका सारा कर्ज दे देंगे। आप हमें घर से मत निकालो। सॉरी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको ये घर छोड़कर जाना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपको इस घर से बाहर भी कर सकते हैं हम। अच्छा होगा आप खुद ही चली जाएं। अब राधा और उसकी दोनों बेटियों के पास उस घर को चुपचाप छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से खाली हाथ निकल जाती है। जैसे तैसे अपनी बड़ी बेटी जो कि अमीर घर में थी उससे मदद मांगने जाते हैं तो नीलम कहती है, माँ आप तीनों यहाँ अचानक, क्या बात है? बेटी, तेरे पापा ने कर्जे में हमारा सब कुछ गिरवी रख दिया और हमारा सब घर जायदाद सब कुछ चला गया। हम रोड पर आ गए बेटी। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ जानने के बाद माँ कहेगी कि वो यहाँ ही रहना चाहती हैं, वो भी इन दोनों के साथ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर ये यहाँ रुक गई तो मेरा खर्चा और बढ़ जाएगा। कुछ बहाना करके इन तीनों को यहाँ से भगा देती हूँ। क्या हुआ बेटी, किस सोच में पड़ गई? माँ वो बात ये है ना कि मेरे घर में अभी जगह नहीं है। मेरी सास के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं और सभी कमरे भरे हैं, तो आप बाकी की 2 बहनों के घर जाकर रह लीजिए। और हाँ, ये लीजिए 100 रुपए किराए में काम आएंगे। चलती हूँ माँ, मुझे काम है। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर निराश वहाँ से चली जाती है और अपनी बाकी की 2 बेटियों के घर जाती है और उसकी बाकी की 2 बेटियां भी उसे ऐसे ही बहाना करके घर से जाने को कहती हैं और तीनों माँ बेटी मायूस होकर सड़क के किनारे बैठ जाती हैं और राधा कहती है, जिन बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वो हमें कहीं का नहीं समझ रही है। अब तो मुझे जिंदगी से भी नफरत हो रही है। माँ ऐसा मत कहिए, अभी आपकी 2 बेटियां हैं। हम दोनों काम करके वापस अपना घर हासिल करेंगे और पापा का सारा कर्जा भी उतारेंगे। हाँ माँ, प्रीति सही कह रही है। हम हैं अभी आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर अब कोमल और प्रीति अपनी माँ के साथ वहाँ से काम की तलाश में निकल जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद राधा को अपने पति की कंपनी में काम करने वाले एक आदमी से मिलना होता है, जो राधा के पति का अच्छा दोस्त था। वो उन तीनों को अपने साथ ले जाता है और उसकी दोनों बेटियों को अपने ही एक छोटी सी कंपनी में काम दे देता है। कुछ समय काम करने के बाद उन तीनों माँ बेटियों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और अब दोनों बहनों ने वापस अपने पापा का सारा कर्ज चुका दिया था और अब वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गई थी। ये बात जब उनकी तीनों अमीर बहनों को पता चलती है तो वो अपनी माँ और दोनों बहनों से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं और कहती हैं, माँ 3 सालों में इतना कुछ हो गया, आपने हम तीनों को कुछ भी नहीं बताया। ये तो आपकी गलत बातें हैं, आपको हमें बताना चाहिए था ना, हम भी आपकी थोड़ी सी मदद कर देते। आप देखो, आप अकेले हो, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे भगवान का शुक्र है कि पापा का सारा कर्जा उतर गया। मेरी प्यारी माँ ने कितनी सारी तकलीफ देखी होंगी और मेरी दोनों बहनें कितनी मेहनती हैं। तुम तीनों बहनें अपनी बकवास बंद करो। अब हमारे पास पैसा आ गया है तो तुम तीनों पैसे के लालच में यहाँ आ गई। जब हम माँ बेटी दर दर भटक रहे थे तब तुम तीनों की ये हमदर्दी कहाँ थी? अरे माँ सुनो तो। अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर अब यहाँ से राधा अपनी तीनों बेटियों को भगा देती है और अपनी 2 बेटियों के साथ एक सुकून का जीवन जीती है। रेशमा अपने ससुराल में अपना बैग पैक किए हुए बड़ी ही बेसब्री से अपने भाई अखिल के आने का वेट कर रही थी। तभी वो अपनी छोटी बहन नविता को फोन करती है और नविता कहती है, हाँ दीदी क्या हुआ, भाई आए नहीं क्या अभी तक? अरे कहाँ आया है, अभी तक नहीं आया। देखो ना मैं कब से रेडी होकर बैठी हूँ। कोई नहीं, आते ही होंगे, अब थोड़ा वेट कर लो, नहीं आए तो मुझे दोबारा कॉल कर देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। रेशमा इतना कहकर फोन रख देती है। तभी वो देखती है कि अखिल दरवाजे पर खड़ा हुआ हंस रहा है और बोलता है, दीदी आप भी ना थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो सांस ऊपर नीचे हो जाती है आपकी। और नहीं तो क्या, हो ना। अरे कब से रेडी होकर बैठी हूँ, तुम अब आ रहे हो। रेशमा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी सास हेमा आकर कहती है, अरे बहू अब क्या लल्ला को दरवाजे पर ही रखेगी, अंदर भी बुला, चाय पानी पिला दे।
अंदर आ जाओ। इतना कहकर रेशमा अखिल को अंदर बुलाती है और फिर आराम से अखिल सभी के साथ बैठकर नाश्ता करता है, जिसके बाद रेशमा अखिल के साथ जाने लगती है और हेमा के पैर छूकर कहती है, ठीक है माँ जी, अपना ख्याल रखना, खाना और दवाई टाइम पे लेना। हाँ हाँ बहू, सब टाइम पर करूँगी, तू आराम से जा मायके। हेमा की बात सुनकर अखिल और रेशमा वहाँ से चल देती है। कुछ देर बाद रेशमा और अखिल घर आ जाते हैं। रेशमा को देखकर नविता और रेशमा की सबसे छोटी बहन स्वीटी जल्दी से अपनी बहन के गले लग जाती है और स्वीटी बोलती है, दीदी कहाँ रह गई थी आप? कितनी देर लगा दी? आती तो तब ना जब अखिल टाइम पर आता। ये इतनी देरी से आया कि मैं क्या करूं? चलो कोई नहीं, बैठो सभी, मैं जल्दी से सबके लिए शरबत लेकर आती हूँ। नविता, गुलाब वाला लाना, रेशमा दीदी को बहुत पसंद है। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इतना कहकर नविता रसोई में चली जाती है और सबके लिए गुलाब वाला शरबत बना कर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चारों बहन भाई आपस में खूब मस्ती करते हैं। ऐसे ही एक शाम जब अखिल ऑफिस से घर आता है तो थका हारा सा सोफे पर बैठ जाता है। तभी हाथों में पानी का ग्लास लिए स्वीटी आकर कहती है, क्या हुआ भाई, आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बस ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सर बहुत घूम रहा है। अरे अखिल, तुझे तो बुखार है, देख कैसे माथा तप रहा है तेरा। पता नहीं दीदी, बदन बहुत दर्द कर रहा है। नविता दीदी जल्दी आओ, भैया को बुखार है। आ रही हूँ। भाई आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हो ना, लो इसे मुंह में रखो। एक काम कर, तू बुखार चेक कर, मैं जल्दी से अखिल के लिए सूप लेकर आती हूँ। हाँ भाई, 101 बुखार है आपको, आप घर नहीं आ सकते थे? क्या कहा 101? ये लड़का भी ना, अब जब तक तू ठीक नहीं हो जाता ना ऑफिस नहीं जाएगा तू। अरे अरे बस करो, इतनी चिंता कौन करता है दीदी। नविता, स्वीटी, मैं ठीक हूँ। अरे थकावट की वजह से हो गया होगा बुखार, ठीक हो जाएगा सुबह तक, इतनी चिंता मत करो। क्यों ना करे चिंता, हम तीनों बहनों के आप एक ही भाई हो। आपसे प्यारा कौन है हमें? माँ पापा के जाने के बाद आपने ही हमें संभाला है, आपसे ही तो हमारी सारी दुनिया है भैया। अरे मेरी छोटी इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदारी की बात करने लगी है। ठीक है, जब तक ठीक नहीं हो जाता ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। ऐसे ही 1-2 दिन में अखिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो फिर से ऑफिस जाने लगता है। तीनों बहनें नहा धोकर तैयार होती हैं और मंदिर में पूजा करके अपनी थाली सजाती हैं और अखिल के पास जाती हैं और सबसे पहले रेशमा कहती है, आने वाले रक्षाबंधन पर तेरे साथ वाली सीट बुक हो जानी चाहिए। तुझे कोई पसंद है तो बता दे, नहीं तो माँ जी के साथ मिलकर मैं रिश्ते देखूं। भाई आप हमेशा खुश रहो, आपकी सारी विश पूरी हो, आपकी उम्र लंबी हो, बस यही है मेरी दुआ। भैया मेरी शादी ना जल्दी मत करना, पहले अपनी शादी करना, उसके बाद मैं अपने छोटे छोटे भतीजा भतीजी को खिलाऊंगी, फिर करना मेरी शादी आराम से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी ये बात है। ये लो स्वीटी, तुम्हारे लिए। नविता, तुम्हारे लिए। रेशमा दीदी, ये आपके लिए है। शाम को हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, रेडी हो जाना। अखिल की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और शाम को मूवी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही चारों बहन भाई घर से निकलने लगते हैं, तभी अखिल चक्कर खाकर गिर जाता है और ये देखकर तीनों बहनें घबरा जाती हैं और जल्दी से अखिल को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां पर डॉक्टर अखिल का इलाज करते हैं और माया नाम की एक डॉक्टर हाथों में फाइल लिए हुए तीनों बहनों के पास आकर कहती है, आप अखिल की बहनें हैं ना? बताइए ना मेरे भाई को क्या हो गया, वो बेहोश क्यों हो गया? भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर प्लीज प्लीज मेरे भैया को जल्दी से ठीक कर दो ना, वो क्यों बेहोश हो गए, होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? जी देखिए, आपके भाई को ब्रेन ट्यूमर है और इस बात की खबर उन्हें पहले से थी। क्या? अखिल ने हमें कभी इस बारे में नहीं बताया। बताता कैसे, आप तीनों में उसकी जान बसती है, आपको दुख कैसे दे सकता था वो? इतना सब कैसे जानती हैं आप डॉक्टर? क्योंकि मैं अखिल की डॉक्टर ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ, माया, इसलिए आप सबको और अखिल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें अखिल का ऑपरेशन करना होगा। मैं जानती हूँ कि आप तीनों इस वक्त बहुत दुख में हैं कि अखिल ने आपको सच नहीं बताया, पर वो हर दिन बस इस बात का बोझ लेकर घूमता था कि कहीं उसे कुछ हो गया तो उसकी बहनों का क्या होगा।
नहीं नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ऑपरेशन करो ना, भाई को ठीक कर दो। देखिए, ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन वो कामयाब होगा या नहीं ये नहीं कह सकते। और अब हालात बेकाबू हैं, अब मुझे जाना होगा, ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। आंखों में आंसू लिए रेशमा, नविता और स्वीटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी रहती है। करीबन 3-4 घंटे बाद माया बाहर आकर कहती है, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। अखिल को अब किसी चीज का कोई खतरा नहीं है, वो एकदम ठीक है। अब आप उससे मिल सकती हैं। माया की बात सुनकर तीनों बहनें जल्दी से अखिल से मिलने जाती है और अपनी बहनों को देखकर अखिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेशमा उसके आंसू पोंछ कर कहती है, अखिल, आज रक्षा बंधन पर तुम हम तीनों बहनों को रक्षा का वचन देकर अकेला छोड़कर जा रहे थे। जानते भी हो हम कितना घबरा गए थे। तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अखिल, हाँ भाई, हमें आप हमेशा हमारे साथ चाहिए। दीदी, मैं बहुत डर गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप सब कैसे रहोगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरे बच पाने के चांस बहुत कम थे। इसलिए मैं यही सोचता था कि जितने भी दिन बचे हैं उनको मैं बस सबके साथ खुशी खुशी बिता लूं। पर देखो ना, आज रक्षाबंधन के मौके पर ही सबको सब कुछ पता चल गया। कहाँ आज के दिन मैं आपकी सबकी रक्षा का वचन दे रहा था, कहाँ आज आप मेरी रक्षा के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ा रही हो। अपनी बहनों के आंखों के आंसू देखकर अखिल उन्हें गले से लगा लेता है और कुछ टाइम बाद जब अखिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब तीनों बहनें मिलकर माया और अखिल की शादी करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।